कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान की क्लास में हमने पिछली कक्षा में अध्ययन कर रहे थे यूनिट फर्स्ट भौतिक जगत और मापन, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। इस यूनिट के अंतर्गत दो चैप्टर थे, हमने देखा था। जो ये पहली यूनिट है भौतिक जगत और मापन, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, इसके अंतर्गत ये दो चैप्टर थे। नंबर 1 भौतिक जगत फिजिकल वर्ल्ड, जिसका अध्ययन हमने पिछली कक्षाओं में किया। ये आपका चैप्टर पिछली कक्षाओं में हमने पूरा कर लिया था। जिन स्टूडेंट्स ने इस चैप्टर का अभी अध्ययन नहीं किया है वो पिछले वीडियोस को आप देख सकते हैं और उनका अध्ययन वहाँ से कर सकते हैं। आज हम अध्ययन करेंगे इस पहली यूनिट के अंतर्गत जो दूसरा चैप्टर है मात्रक और मापन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो चलिए देखते हैं ये दूसरा चैप्टर मात्रक और मापन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में क्या है। दूसरा चैप्टर है हमारे पास मात्रक और मापन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो चलिए इसका अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक है और उनका अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे आज। इसमें जो पहला टॉपिक है, दूसरे चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो है भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, उसको यहाँ पर देखते हैं। तो ये परिभाषा हमने यहाँ पर लिखी है कि वे सभी राशियाँ जिनका संबंध भौतिक परिघटना, फिजिकल फिनोमिना से हो और जिनके द्वारा भौतिक के नियमों को व्यक्त किया जा सके, भौतिक राशियाँ कहलाती। क्या होती हैं भौतिक राशियाँ? वे सभी राशियाँ जिनका संबंध भौतिक परिघटना से होता है, यानी फिजिकल फिनोमिना से होता है। भौतिकी की घटना, जो भौतिक से संबंधित जो घटनाएं हैं उनसे संबंध होता है जिन राशियों का, और जिनके द्वारा भौतिक के नियमों को व्यक्त किया जा सके। ठीक है ना, भौतिक के जो नियम हैं, सिद्धांत हैं, उनको जिन राशियों द्वारा व्यक्त किया जा सके उनको हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। ये इसकी डेफिनेशन है भौतिक राशियों की। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे लंबाई है, लंबाई हम नापते हैं तो ये क्या है, एक प्रकार की भौतिक राशि है। द्रव्यमान है, ये भी एक भौतिक राशि है। समय है, भौतिक राशि है। बल है, क्या है, एक भौतिक राशि है। चाल है, भौतिक राशि है। त्वरण है, भौतिक राशि है। तो इस प्रकार से बहुत सारी भौतिक राशियां होती हैं जिनका अध्ययन आपने आगे फिजिक्स में करते रहना है। तो यहाँ पर हमने कुछ उदाहरण दिए हैं आपके, लंबाई, द्रव्यमान, समय, चाल, बल, त्वरण आदि। इस प्रकार की ये सभी क्या होती हैं, भौतिक राशियाँ। तो भौतिक राशियाँ होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है कि जो ये भौतिक राशियाँ हैं वे राशियाँ होती हैं जिनका संबंध किससे होता है, किसी भौतिक परिघटना से होता है, किसी फिजिकल फिनोमिना से होता है, और इनके द्वारा भौतिक के नियमों या सिद्धांतों को क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। इनके कुछ और गुण भी होते हैं, उनको भी देख लेते हैं यहाँ पर। ये पहला है, जो भौतिक राशि को एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे लंबाई है, लंबाई को हम क्या बोलते हैं, जैसे 2 मीटर, 3 मीटर लंबाई, 4 मीटर लंबाई, 3 सेंटीमीटर लंबाई, 5 सेंटीमीटर लंबाई। तो यहाँ पर क्या एक संख्या द्वारा व्यक्त हो रही है। कोई भौतिक राशि किसके द्वारा व्यक्त की जाती है, एक संख्या के द्वारा व्यक्त की जाती है। ठीक है, तो ये पहली इसकी प्रॉपर्टीज है। दूसरी प्रॉपर्टीज इसमें यह है कि भौतिक राशियों को हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, मापा जा सकता है। भौतिक राशियों को प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट भी हम माप सकते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से भी माप सकते हैं। यानी भौतिक राशियों को मापने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। प्रत्यक्ष का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई लाइन आपके पास है, आपने, या आपके पास कोई छड़ है, मान लीजिए कोई छड़ है आपके पास, आपने उसकी लंबाई नापनी है तो आप सीधे मीटर स्केल से उसकी लंबाई को नाप सकते हैं। या आपने मान लीजिए आपके पास कोई पदार्थ है, कुछ चीनी है मान लीजिए, तो आप चीनी को तराजू पर रखकर उसका वेट नाप सकते हैं, उसका भार नाप सकते हैं, उसका द्रव्यमान नाप सकते हैं कि कितना चीनी है, 2 किलो चीनी है, 3 किलो चीनी है, 4 किलो चीनी। तो यह है प्रत्यक्ष तरीका। ठीक है, भौतिक राशि को नापने का प्रत्यक्ष तरीका।
और कुछ अप्रत्यक्ष तरीके भी होते हैं, जैसे आपने मान लीजिए पृथ्वी की त्रिज्या नापनी है या पृथ्वी का व्यास निकालना है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि पृथ्वी का व्यास आप फीटे से नापेंगे, किसी मीटर स्केल से नापेंगे। मान लीजिए आपको सूरज का व्यास निकालना है, तो सूरज का व्यास ऐसा तो है नहीं कि आप सूरज पर जाएंगे और वहाँ आप मीटर स्केल लगाएंगे और तब नापेंगे, यानी उसको हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं नाप सकते। तो तब हम किसका प्रयोग करते हैं? अप्रत्यक्ष मेथड का प्रयोग करते हैं, किन्हीं फार्मूलों का, कुछ टेक्निक्स का, कुछ तकनीकों का हम प्रयोग करते हैं। मेनली हम फार्मूलीज का प्रयोग करते हैं, यानी सूत्रों का प्रयोग के द्वारा उनका मापन किया जाता है कुछ भौतिक राशियों का। तो भौतिक राशि हम प्रत्यक्ष डायरेक्ट तरीके से भी नाप सकते हैं और अप्रत्यक्ष तरीके से भी नाप सकते हैं। तो भौतिक राशियों का संबंध में ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। तो आगे अब चलते हैं। अब देखिए अब क्या है, मापन, मेजरमेंट। हमारे जो पाठ का नाम भी है मात्रा का मापन, मेजरमेंट। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि मापन होता क्या है, किसे कहते हैं मापन। तो इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है इसकी डेफिनेशन? किसी दी गई अज्ञात भौतिक राशि, भौतिक राशि की बात अभी हमने की पीछे, कि किसी दी गई अज्ञात भौतिक राशि, यानी जो भौतिक राशि का, जिस भौतिक राशि का हमें ज्ञान नहीं है, जो हमें मालूम नहीं, ज्ञात नहीं है, जो हमें अज्ञात भौतिक राशि की निश्चित और आधारभूत मानक राशि से, कोई मानक राशि है, एक निश्चित राशि है, एक निश्चित आधारभूत मानक राशि, एक निश्चित राशि है, उससे किसी अज्ञात भौतिक राशि की अगर तुलना की जाए तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? मापन कहलाती है। किसी अज्ञात भौतिक राशि, कोई अज्ञात भौतिक राशि है, उसकी तुलना अगर किससे की जाए? एक निश्चित या आधारभूत मानक से, मानक राशि से, एक मानक राशि, एक स्टैंडर्ड हमने मान ली, कोई राशि, कोई निश्चित राशि मान ली, और उससे किसी अज्ञात भौतिक राशि की अगर हम तुलना कर रहे हैं तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? मापन कहलाती है। तो यही हमने यहाँ पर लिखा है कि किसी दी गई अज्ञात भौतिक राशि की निश्चित और आधारभूत मानक राशि से तुलना करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मापन कहलाती है, मेजरमेंट कहलाता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप ध्यान में रखेंगे मापन की। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इसमें मापन की आवश्यकता। मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हमें मापन की आवश्यकता है और कहाँ कहाँ इसकी आवश्यकता हमें पड़ती है मापन की। तो सबसे पहले हम कुछ उदाहरण यहाँ पर देख लेते हैं कि मापन की आवश्यकता हमें वास्तव में होती क्यों है। तो यहाँ पर मैंने एक ये रेखा ली, रेड कलर की रेखा ली, और एक दूसरी रेखा ली। हमने यहाँ पर दो रेखाएं ले ली हैं, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। अगर मैं आपसे कहूँ इन दोनों रेखाओं में से बड़ी रेखा कौन है और छोटी रेखा कौन है, तो आप तुरंत बता देंगे यहाँ पर कि बड़ी रेखा कौन सी है। ये दाईं साइड वाली बड़ी रेखा है, ये वाली बड़ी रेखा है, और ये बाईं साइड वाली कैसी रेखा है? छोटी रेखा है, बता देंगे आप। किंतु अब मैं कहूँ कि आपने बताना है कि ये जो छोटी और बड़ी रेखाएं हमारे पास दे रखी हैं, अगर मैं कहूँ कि ये बड़ी रेखा इस छोटी रेखा से कितनी बड़ी है, या मैं कहूँ ये छोटी जो रेखा है इस बड़ी रेखा से कितनी छोटी, तो अब आप यहाँ पर समस्या जनरेट हो जाएगी, एक समस्या आपके सामने आ जाएगी। अब आप किस तरह से इसको ज्ञात करेंगे कि ये बड़ी रेखा इस छोटी रेखा से कितनी बड़ी है, या ये छोटी रेखा इस बड़ी रेखा से कितनी छोटी। आ गई ना समस्या। एक उदाहरण और देख लेते हैं। मान लीजिए एक हमारे पास एक ये पत्थर है या कोई बॉक्स है, और एक ये दूसरा बॉक्स है या पत्थर है। पत्थर मान लेते हैं यहाँ पर हम, एक ये छोटा पत्थर है हमारे पास और एक बड़ा पत्थर ये हमारे पास एक पत्थर है। तो अगर मैं कहूँ कि इनमें से छोटा और बड़ा पत्थर कौन है, तो आप तुरंत बता देंगे ये दाईं साइड वाला ये बड़ा पत्थर है, और छोटा साइड जो बाईं साइड वाला है ये छोटा पत्थर है। ये दाईं साइड वाला जो है ये वाला ये बड़ा पत्थर है और ये छोटा पत्थर है। किंतु मैं कहूँ कि जो ये बड़ा पत्थर है इस छोटे पत्थर से कितना भारी है, या इस बड़े पत्थर का द्रव्यमान इस छोटे पत्थर से कितना ज़्यादा है। ठीक है, या मैं कहूँ इस छोटे पत्थर का द्रव्यमान इस बड़े पत्थर से कितना कम है। तो अब आपके पास समस्या आ गई।
तो आप देख रहे हैं कि जब हमने कहा कि रेखा के केस में, ऊपर रेखा के केस में कहा कि एक रेखा दूसरी रेखा से कितनी बड़ी है, या जो पत्थर वाला केस था कि एक पत्थर दूसरे पत्थर से कितना भारी है, तो तब हमें समस्या जनरेट आ गई। तो अब इस समस्या का निदान किससे होता है? इस मापन, मेजरमेंट से होता है। मेजर करेंगे आप, मेजरमेंट करेंगे, मापन करेंगे। क्या करेंगे आप? पहले वाली स्थिति में क्या करेंगे? इस रेखा को मीटर स्केल से नापेंगे, इस रेखा को मीटर स्केल से नापेंगे। मान लीजिए अगर ये 4 मीटर आती है और ये 1 मीटर आती है, तो आप सीधे सीधे बता देंगे 3 मीटर ज़्यादा है, ये बड़ी वाली रेखा 3 मीटर ज़्यादा है। इस मीटर स्केल से नापा, आपने मापन किया। इसी तरह से मान लीजिए अगर ये 10 किलोग्राम का है बड़ा पत्थर, और ये छोटा पत्थर जो है 2 किलोग्राम का है, 2 kg का है, तो सीधे सीधे से आप बता देंगे आपने इनको मापा, किससे? तराजू से मापा। ठीक है, आपने इनका वेट ले लिया दोनों का, दोनों पत्थरों का अलग अलग, और माप लिया आपने, इनको मापन किया आपने। आप सीधे सीधे बता सकते हैं बड़ा पत्थर छोटे पत्थर से कितना भारी है, 8 किलोग्राम भारी है। घटा देंगे, 10 में से 2 घटा देंगे, 8 किलोग्राम भारी है। तो ये किससे संभव हुआ? मापन से। ये मापन से संभव हुआ, मेजरमेंट से संभव हुआ। तो आप देख रहे हैं कि आपके जो आसपास दैनिक कार्य हैं, क्रय विक्रय हैं, आप मार्केट जाते हैं, आप चावल लेते होंगे, बोलते होंगे 10 किलो चावल दीजिए, 20 किलो चावल दीजिए, 5 किलो चावल दीजिए। चीनी बोलते होंगे आप 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो चीनी दीजिए। फल लेने आप जाते हैं कि 1 किलो सेब दे दीजिए, 1 किलो अमरूद दे दीजिए, 4 किलो सेब दे दीजिए। सब्जी लेने आप जाते होंगे, इसी प्रकार से अन्य सामान लेने आप जाते होंगे जब भी, तो वहाँ पर आप इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है, वहाँ पर क्या होता करता है, जो दुकानदार आपको जब सामान देता है तो उसका मापन करता है, उस सामान का मापता है और उसके अनुसार आपको वो सामान देता है। तो आप देख रहे हैं आपके दैनिक जीवन में इन मापन की आवश्यकता है। बिना मापन के आप अपने दैनिक कार्यों को नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाते हैं हम। तो कहने का मतलब है कि अगर मापन ना हो तो जो मानव जीवन है वो क्या हो जाता है? अस्थिर हो जाता है या अनिश्चित हो जाता है। उसमें अस्थिरता आ जाती है, अनिश्चितता आ जाएगी। मापन नहीं होगा तो आप सामान नहीं खरीद पाएंगे बाजार से। ठीक है ना? क्या कहेंगे आप? तो जो मापन है वो मानव जीवन का आधार है, और विज्ञान का भी आधार है। मानव जीवन का और विज्ञान का क्या है? आधार है मापन। मापन के द्वारा आप अपने दैनिक कार्यों को कर पाते हैं। दैनिक जीवन में जो भी आपने क्रय विक्रय करना है वो मापन के द्वारा कर पाते हैं, और विज्ञान के जो कार्य हैं वो भी हम मापन के द्वारा कर पाते हैं। तो ये मापन की आवश्यकता क्यों है, इस चीज़ को हमने यहाँ पर समझाने की कोशिश आपको की। अब आगे देखते हैं मापन की आवश्यकता कहाँ कहाँ होती है। मापन की आवश्यकता तो आप देख रहे होंगे, मापन की आवश्यकता ये पहला जो है ये हमने आपको बता दिया। दैनिक जीवन के कार्यों को निष्पादित करने के लिए आप मापन की आवश्यकता होती है। आप मार्केट में सामान लेने जाते हैं, कोई भी सामान आप लें, आटा लें, चावल लें, चीनी लें, इस प्रकार सब्जियां लें, फल लें, आप कोई भी, तो आप अपने दैनिक कार्यों को निष्पादित करने के लिए क्या करते हैं? वहाँ पर मापन का प्रयोग करते हैं। वहाँ पर मापन की आवश्यकता हमें होती है, तभी हम उन सामान को खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। नंबर 2, कोई एक्सपेरिमेंट है, प्रयोग है, अनुसंधान है, अन्वेषण है, वहाँ पर मापन की आवश्यकता होती है। हम प्रयोगशाला में कोई प्रयोग कर रहे हैं, कोई अनुसंधान कर रहे हैं, कोई अन्वेषण कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम विभिन्न उपकरणों से पाठ्यांक लेते हैं, रीडिंग लेते हैं विभिन्न एक्सपेरिमेंट्स की। तो वो जो रीडिंग है वो किसके आधार पर लेते हैं? हम मापन के द्वारा। मापन के जब मापन करते हैं हम, अगर मापन नहीं होता, मापन अगर नहीं कर पाते तो ना हम प्रयोग कर पाएंगे, ना अनुसंधान कर पाएंगे, ना अन्वेषण कर पाएंगे। तो प्रयोग, अनुसंधान, अन्वेषण में भी किसकी आवश्यकता होती है? मापन की आवश्यकता होती है। इसी तरह से तीसरा पॉइंट, कृषि और उद्योग के क्षेत्र में मापन की आवश्यकता होती है। कृषि के क्षेत्र में कितना बड़ा खेत है आपका, खेत की माप क्या है, उसमें कितना पानी लगना है, कितना खाद लगनी है, कितना उसमें बीज बोया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से फार्मिंग, कृषि में आपका मापन की आवश्यकता है। उद्योगों में जो सामान बनते हैं, बड़ा बड़ा सामान, छोटा से लेकर बड़े सामान तक, तो किस आकार का वो सामान बनना है, छोटा सामान किस आकार, छोटा बनना है, गोल बनना है, बेलनाकार बनना है, किस प्रकार का, किस नाप का बनना है, तो वहाँ पर किसकी आवश्यकता होती है? मापन की आवश्यकता होती है। मापन के द्वारा ही वो कार्य होता है, मापन की आवश्यकता वहाँ पर भी होती है। इसी प्रकार से अगला है
चिकित्सा और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, चिकित्सा में आप जब कोई बीमार हो जाता है तो आपने देखा होगा कि किसी का ब्लड प्रेशर नापा जाता है, मशीन से ब्लड प्रेशर नापते हैं, या थर्मामीटर से बुखार नापा जाता है, या अन्य उपकरणों से अन्य जो गतिविधियां शरीर की, चिकित्सीय जो मेडिकल उपकरण हैं उनके द्वारा मापन किया जाता है शरीर का। तो अगर मापन नहीं होता तो हम वो रीडिंग, मेडिकल में वो रीडिंग नहीं ले पाते, बुखार नहीं नाप पाते। हम कहते हैं कि इसका बुखार इतना डिग्री हो गया, इतना फ़ारेनहाइट हो गया, या इसका ब्लड प्रेशर इतना हो गया। इस प्रकार से हम मेडिकल में अनेक कार्य करते हैं, किसके आधार पर? मापन के आधार पर। अगर मापन नहीं होता तो हम चिकित्सा के कार्य नहीं कर पाते, तो वहाँ भी आवश्यकता है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बड़े बड़े पुल बनते हैं, आपके मकान बनते हैं, तो वो जो आपके जो मकान पुल है वो नाप के अनुसार बनते हैं कि इतने नाप का ये कमरा बनना है, इस नाप का ये पुल बनना है। तो वहाँ पर किसकी आवश्यकता है? अगेन किसकी आवश्यकता होती है? मापन की आवश्यकता होती है। तो कहने का अर्थ ये है कि इस प्रकार विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में हमें मापन की आवश्यकता होती है। अगर मापन नहीं होगा तो जो मानव जीवन है वो क्या हो जाएगा? अस्थिर हो जाएगा, उसमें बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगी। तो मापन की नितांत आवश्यकता होती है किसी भी कार्य को करने के लिए। तो ये मापन की आवश्यकता क्यों होती है और मापन की आवश्यकता कहाँ कहाँ होती है, ये हमने इन टॉपिक्स के माध्यम से यहाँ पर समझा। तो मापन की परिभाषा, मापन की क्यों आवश्यकता होती है और मापन की आवश्यकता कहाँ कहाँ होती है, ये आप समझ गए होंगे। अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। इसमें अब है भौतिक राशि के मापन के लिए निम्न दो बातों का होना आवश्यक है। कोई भी भौतिक राशि है आपके पास, उसके मापन के लिए दो बातों का होना आवश्यक होता है। दो बातें हमें चाहिए, दो चीज़ें चाहिए होती हैं मापन के लिए। नंबर एक है ये आंकिक मान या संख्यात्मक मान, जिसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा है मात्रक या यूनिट। तो कोई भी भौतिक राशि है उसके मापन के लिए दो चीज़ों का या दो बातों का होना आवश्यक है। एक उसमें आंकिक मान होता है या संख्यात्मक मान होता है, और दूसरा मात्रक या यूनिट होती है। दो चीज़ें चाहिए, एक आंकिक मान और दूसरा मात्रक। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है इसमें। आंकिक मान या संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, जो भौतिक राशि के मापन के लिए पहली चीज़ चाहिए हमें आंकिक मान या संख्यात्मक मान। तो क्या होता है ये आंकिक मान या संख्यात्मक मान, जिसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं? यह भौतिक राशि के परिमाण या मान को प्रदर्शित करता है। कोई भौतिक राशि है उसके परिमाण या मान को प्रदर्शित करता है, अर्थात यह बताता है कि उस राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित हुआ। मात्रक की डेफिनेशन अभी हम आगे देंगे। तो यहाँ पर हम आंकिक मान की बात कर रहे हैं। जैसे हमने कहा 2 मीटर का, तो यहाँ पर ये 2 क्या है? आंकिक मान है। आगे हम इसको समझाएंगे आपको, ठीक है। और ये मीटर क्या है, इसमें एन जो लिखा हमने, ये इसका मात्रक है। तो कहने का मतलब है जो आंकिक मान होता है वो भौतिक राशि के परिमाण या मान को क्या करता है? प्रदर्शित करता है, या यह बताता है कि उस राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित हुआ है, कितनी बार आया, या उसका कितना गुना है, ठीक है ना। तो आंकिक मान सीधे सीधे जो संख्या होती है भौतिक राशि में, जो संख्या द्वारा प्रदर्शित होता है वो उसका आंकिक मान होता है। यानी भौतिक राशि में जो आंकिक मान होता है वो भौतिक राशि की क्या प्रदर्शित करता है? परिमाण या मान को प्रदर्शित करता है। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं मात्रक, जो दूसरा है मात्रक, यूनिट जिसे हम कहते हैं। तो किसी भौतिक राशि के एक निश्चित परिमाण या मानक, ये निश्चित होता है, जो मात्रक होता है वो एक निश्चित परिमाण होता है, एक निश्चित मान होता है या मानक होता है, एक निश्चित मानक है, एक मानक होता है, स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। किसी भौतिक राशि का एक निश्चित परिमाण या मानक जिससे उस राशि भौतिक राशि को मापा जा सके मात्रक कहलाता है। तो मात्रक क्या होता है? किसी भौतिक राशि का एक निश्चित परिमाण होता है, एक निश्चित परिमाण या मानक होता है जिससे उस भौतिक राशि को मापा जाता है। जैसे इसमें उदाहरण है हमारे पास, मीटर है, किलोग्राम है, सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड है। मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक है? चाल का। आगे हम देखेंगे इसको। तो ये आपके मात्रक हैं। मीटर, जैसे हम कहते हैं कि
भाई इस छड़ की लंबाई 2 मीटर है, 3 मीटर है, या इस कपड़े की लंबाई इतना मीटर है, चौड़ाई इतनी मीटर है, बोलते हैं ना, तो वो क्या है, मीटर उसमें क्या है, मात्रक है। किलोग्राम क्या है, मात्रक है। सेकंड क्या है, एक प्रकार का मात्रक है। तो ये मानक एक, अब इसमें मानक क्या है, जैसे हम कहें 1 मीटर, तो 1 मीटर दूरी निश्चित है, मीटर मतलब 1 मीटर, 1 मीटर ये मानक है। अब अगर हम कहें कि 4 मीटर, तो 4 मीटर क्या है, 1 मीटर का कितना गुना है, 4 गुना है ना, 4 गुना। 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर को हम 4 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 4 मीटर। चार हम 1 मीटर ले लें, 1 मीटर का एक छड़ ले लें, दूसरी फिर 1 मीटर की छड़ ले लें, तीसरी भी 1 मीटर की छड़ लें, या चौथी भी 1 मीटर की छड़ लें, और उन सबको जोड़ दें तो 4 मीटर की छड़ बन जाएगी पूरी। तो कहने का अर्थ ये है, जो मीटर है 1 मीटर, ये क्या है, मानक है। ठीक है। तो उससे, उस मानक से हमें क्या पता चलता है, किसी वो भौतिक राशि उसका कितना गुना है, वो मात्रक कितनी बार सम्मिलित हुआ। अभी हमने पीछे बात की ना, कितनी बार सम्मिलित हुआ है। तो इस मीटर में, 4 मीटर में 1 मीटर कितनी बार सम्मिलित हुआ है, 4 बार, 4 गुना है उसका, या 4 बार सम्मिलित हुआ है। जैसे हम कहें 10 किलोग्राम, तो 10 किलोग्राम 1 किलोग्राम का कितना गुना है, 10 गुना है। यानी 10 किलोग्राम में 1 किलोग्राम कितनी बार सम्मिलित हुआ है, 10 बार सम्मिलित हुआ है। ठीक है। तो इसको हम आगे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम यहाँ पर 30 मीटर लिया हमने, एक उदाहरण लिया हमने, ये 30 मीटर है, ये उदाहरण है यहाँ पर 30 मीटर है। अब देखो 30 मीटर में यहाँ पर दो चीज़ें हैं, इस 30 मीटर में दो चीज़ें हैं, एक 30 है, एक मीटर है, तो 30 को मैंने यहाँ लिख दिया, मीटर को यहाँ पर लिख दिया, ये मीटर। ठीक है। अब देखें इसमें जो ये 30 है, ये 30 क्या प्रदर्शित कर रहा है, आंकिक मान। ये 30 जो अभी हम बात कर रहे थे, आंकिक मान, तो ये 30 है, ये आंकिक मान है। और जो ये मीटर है, ये क्या है, मात्रक है। तो आप आंकिक मान और मात्रक को समझ गए होंगे। जो अंक किसी भौतिक राशि में होता है, जो उसके परिमाण को बताता है, उस भौतिक राशि के परिमाण को बताता है, वो क्या कहलाता है, उसका आंकिक मान। और मात्रक क्या होता है, किसी भौतिक राशि का जो निश्चित परिमाण होता है या मानक होता है, वो मात्रक कहलाता है। मात्रक को हम मानक भी कह सकते हैं, आगे हम देखेंगे, मात्रक को मानक भी कह सकते हैं। निश्चित परिमाण या मानक को क्या कहते हैं, मात्रक। एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर है 50 किलोग्राम, तो ये हमने अलग अलग दे दिया, 50 इधर लिख दिया, किलोग्राम इधर लिख दिया। तो ये 50 क्या है, आंकिक मान है इसमें, और ये जो किलोग्राम है, ये क्या है, इसका मात्रक है। तो किसी भी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, दो बातों की आवश्यकता होती है, या किसी भौतिक राशि के मापन के लिए हमें दो बातों की आवश्यकता होती है। एक उसका आंकिक मान या संख्यात्मक मान, उसको कहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू इंग्लिश में कहते हैं, और या दूसरी चीज़ क्या है, पहला आंकिक मान हो गया, और दूसरा मात्रक, या इसको कहते हैं यूनिट। ठीक है। आंकिक मान को हम एन से, कैपिटल एन से भी या स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। एन फॉर न्यूमेरिकल, याद रखें, इसको कैपिटल एन से भी प्रदर्शित कर सकते हैं या स्मॉल एन से, किसी से प्रदर्शित। और मात्रक यूनिट कैपिटल यू से या स्मॉल यू से भी हम प्रदर्शित करेंगे कहीं, ज़्यादातर हम इसी से करेंगे, स्मॉल एन और कैपिटल, सॉरी, स्मॉल एन और स्मॉल यू से। ठीक है। तो ये क्या था, यहाँ पर क्या टॉपिक हमने यहाँ पर अध्ययन किया अभी, कि किसी भौतिक राशि के मापन के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, आंकिक मान और मात्रक। उसकी डेफिनेशन और उसको उदाहरण द्वारा हमने यहाँ पर आपको समझाया। अब है आंकिक मान और मात्रक में संबंध क्या होता है, जो अभी हमने देखा, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, आंकिक मान और मात्रक में संबंध क्या होता है। तो यहाँ पर देखें कि किसी दी गई भौतिक राशि के मापन के लिए आंकिक मान और उसके संगत मात्रक का गुणनफल सदैव नियत रहता है। ये स्टेटमेंट है, ये याद रखना है आपने, पूछा भी जाता है परीक्षा में, कि किसी दी गई भौतिक राशि, कोई भौतिक राशि आपको दी गई है, तो उसके मापन में, किसी दी गई भौतिक राशि के मापन में उसके आंकिक मान, जो उस भौतिक राशि का आंकिक मान होगा, और उसके संगत, उस आंकिक मान के संगत जो मात्रक होगा, का गुणनफल सदैव क्या रहता है, नियत रहता है, स्थिर रहता है। यानी आंकिक मान गुणा मात्रक नियत रहेगा किसी भौतिक राशि के मापन के लिए। बात समझ में आ रही? किसी भौतिक राशि के मापन के लिए आंकिक मान
गुणा मात्रक, यानी उनका गुणनफल, आंकिक मान और मात्रक का गुणनफल क्या रहता है, सदैव नियत रहता है। इसको यहाँ पर देख लेते हैं हम। जैसे यहाँ पर है कि किसी, यदि आंकिक मान को n से और मात्रक को u से प्रदर्शित करें, कोई भौतिक राशि है, उसका आप आंकिक मान किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, n से प्रदर्शित कर रहे हैं। आंकिक मान किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, n से, और मात्रक को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, u से। किसी भौतिक राशि का आंकिक मान स्मॉल n से और उसका मात्रक स्मॉल u से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं ये एन यू। एन क्या है, आंकिक मान, ये आंकिक मान है, और यू क्या है, इसका मात्रक। तो एन गुणा यू है, एन यू का मतलब एन गुणा यू, आंकिक मान गुणा मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, नियतांक। एक नियतांक को ये प्रदर्शित करेगा। याद रखना है, आंकिक मान और मात्रक में संबंध क्या है, क्या संबंध है कि जो आंकिक मान है और मात्रक का गुणनफल क्या रहता है, नियत रहता है। किसी भौतिक राशि के मापन के लिए, स्टेटमेंट है कि किसी दी गई भौतिक राशि के मापन के लिए उसके आंकिक मान और उसके संगत जो मात्रक होता है, जो उसका मात्रक उसके संगत आंकिक मान के साथ जो मात्रक होगा, जैसे 30 किलोग्राम अभी हमने देखा था, 30 क्या था, आंकिक मान था, और किलोग्राम क्या था, उसका मात्रक था। तो 30 n का मान हो गया और u का मान क्या हो गया, किलोग्राम, यानी मात्रक जो है। उसी प्रकार हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो आंकिक मान है और मात्रक, अगर आंकिक मान को n से प्रदर्शित करें और मात्रक को u से प्रदर्शित करें, तो उन दोनों का गुणनफल, जैसे यहाँ पर n u है, तो किसका गुणनफल है, ये आंकिक मान और मात्रक का गुणनफल, n u बराबर नियतांक हो जाएगा। ठीक है, तो ये सूत्र याद रखना है आपने, इसका ये स्टेटमेंट याद रखना है और ये सूत्र याद रखना है। इसका प्रयोग आगे हमने जब विमाओं का चैप्टर आएगा तो वहाँ पर इसका प्रयोग भी हमने करना है, एन यू बराबर नियतांक। अब इसको मैं फिर से आगे यहाँ पर लिख देता हूँ। अब इसको हम एक नए रूप में भी लिख सकते हैं, जिसका प्रयोग आगे हमने बिंब विश्लेषण में अध्ययन करना है। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है N1 U1 बराबर N2 U2 बराबर नियतांक। तो यहाँ पर ये N1 क्या प्रदर्शित कर रहा है, आंकिक मान को, ये N1 क्या प्रदर्शित कर रहा है, आंकिक मान को, और U1 क्या प्रदर्शित कर रहा है, मात्रक को प्रदर्शित कर रहा है। ये N2 भी आंकिक मान को प्रदर्शित कर रहा है और U2 भी क्या प्रदर्शित कर रहा है, मात्रक को प्रदर्शित कर रहा है। यानी N1 और N2 आंकिक मान को प्रदर्शित कर रहे हैं और U1 और U2 किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, मात्रक को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो N1 U1 जो यहाँ पर होगा, N1 U1 बराबर N2 U2 बराबर नियतांक। इसी प्रकार से अगर तीसरा भी है, मान लो तीसरा रूप भी है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं N1 U1 बराबर N2 U2 बराबर N3 U3। कहने का मतलब, अगर हमारे पास कोई भौतिक राशि है, मान लीजिए हमने लिखा है 30 किलोग्राम, तो इस किलोग्राम को हम क्या लिख सकते हैं, ग्राम में भी लिख सकते हैं। तो 30 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 30 किलोग्राम में कितना हो जाएगा, 30 गुणा 1000 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 30,000 ग्राम जी आ जाएगा। तो ये है, देखो यहाँ पर ये N1 का मान कितना हो गया, 30, और U1 का मान कितना हो गया, किलोग्राम, और यहाँ पर N2 का मान कितना हो गया, 30,000, और U2 का मान यहाँ पर मात्र क्या हो गया, ग्राम। तो एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में जब हम परिवर्तित करते हैं, जैसे किलोग्राम को ग्राम में लिख दिया, मीटर को सेंटीमीटर में लिख दिया, तब हम इनका प्रयोग करते हैं, ये N1 U1 बराबर N2 U2 बराबर नियतांक। आगे हम बिंब विश्लेषण में इसको देखेंगे। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि हम इसको, जो ये NU बराबर नियतांक है, इसको इस तरह से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, N1 U1 बराबर N2 U2 बराबर नियतांक। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य वही है जो हम पीछे जो स्टेटमेंट था, कि जो आंकिक मान है और उसके संगत जो मात्रक होगा किसी भौतिक राशि का, उन दोनों का जो गुणनफल होगा वो नियतांक होगा। ये भी वही प्रदर्शित कर रहा है और ये एक्सप्रेशन भी वही चीज प्रदर्शित कर रहे हैं, दोनों चीज को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो जो यहाँ पर हमने पीछे अभी देखा NU बराबर नियतांक, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है।
अब इस u को यहाँ बटे में ले आएंगे नियतांक के, एन यू बराबर नियतांक है, पक्षांतर करेंगे तो यहाँ u गुणा में है तो यहाँ बटे में आ जाएगा, n बराबर नियतांक बटा u आ गया यहाँ पर। तो अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर ये लिख देंगे हम यहाँ पर n अनुक्रमानुपाती का चिन्ह, इसको कहते हैं अनुक्रमानुपाती का चिन्ह बराबर 1/u। ठीक है, तो इसको कहेंगे अब n, और यहाँ पर 1/u है तो ये व्यतक्रमानुपाती है u के। ये n किसके व्यतक्रमानुपाती है, u के। अगर ये ऐसा होता है n प्रोपोर्शनल, ये अनुक्रमानुपाती का साइन है, और u होता सीधा u होता, जहाँ एक है वहाँ u होता, तो हम कहते हैं n अनुक्रमानुपाती है u के। किंतु ये कैसा लिखा है यहाँ पर, जो ये हमने लिखा है यहाँ पर n, ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह बटा u, तो हम कहेंगे n व्यतक्रमानुपाती है u के। 1/u, जब 1 हो जाता है कोई भौतिक राशि 1/u के रूप में लिखी जाएगी, जब 1/u के रूप में हम जब लिखेंगे तो आप कहेंगे व्यतक्रमानुपाती। ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्या कहा हमने, n व्यतक्रमानुपाती है 1/u के। ठीक है, तो अब क्या कहेंगे इसको, जो ये स्टेटमेंट है, जो ये मैथमेटिकल पोर्शन जो हमारा आया, इस ये क्या फिजिक्स यहाँ पर बता रहा है कि किसी भौतिक राशि का आंकिक मान, ये n क्या प्रदर्शित कर रहा है, आंकिक मान। किसी भौतिक राशि का जो आंकिक मान है उसके मात्रक कौन प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ पर u के व्यतक्रमानुपाती होता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि किसी भौतिक राशि का जो आंकिक मान होता है वह उस भौतिक राशि के मात्रक के व्यतक्रमानुपाती होता है। nu बराबर नियतांक, जो मेन सूत्र याद रखना है, और यहीं से क्या आया, n व्यतक्रमानुपाती है u के। n ये प्रोपोर्शनल साइन 1/u, यानी इसको भाषा के रूप में कैसे बोलेंगे हम, कि किसी भौतिक राशि का आंकिक मान उसके मात्रक का व्यतक्रमानुपाती होता है। तो ये ध्यान में रखना है आपने, ये n और u में संबंध था, यानी आंकिक मान, किसी भौतिक राशि के आंकिक मान और मात्रक में ये संबंध था। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि n और u अर्थात किसी भौतिक राशि के आंकिक मान और मात्रक में क्या संबंध होता है, तो आप लिख सकते हैं nu बराबर नियतांक होता है, यानी आंकिक मान और उसके संगत जो मात्रक होता है उनका गुणनफल नियतांक होता है, जैसे हमने पीछे देखा भी। या आप इस तरह से भी इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, n इज प्रोपोर्शनल टू 1/u, यानी किसी भौतिक राशि का आंकिक मान उसके मात्रक के व्यतक्रमानुपाती होता है। तो ये दोनों में संबंध है। तो आगे चलते हैं। अब अगला टॉपिक है आपके पास मात्रक या मानक के गुण, मात्रक के चयन की आधारभूत आवश्यकताएं। तो मात्रक को मानक भी कहते हैं, हमने इसकी डेफिनेशन में भी देखा, मात्रक की डेफिनेशन में, कि किसी भौतिक राशि का जो निश्चित परिमाण होता है या मानक होता है वो उस भौतिक राशि का क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। तो मात्रक या मानक के गुण या मात्रक के चयन की आधारभूत आवश्यकताएं देखते हैं, क्या क्या इसमें पॉइंट्स हैं। तो इसमें पहला है कि मात्रक स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए, मात्रक की परिभाषा स्पष्ट होनी चाहिए। जैसे मीटर हम कहते हैं 1 मीटर का, तो 1 मीटर कहा गया है कि जो फ्रांस है उसके पेरिस नगर में एक पेरिस नगर है और वहाँ एक सेवरे नगर है पेरिस में। तो उस सेवरे नगर में एक अंतर्राष्ट्रीय नाप और तौल का कार्यालय है, जहाँ पर प्लेटिनियम और इरिडियम धातु की मिश्र धातु की बनी हुई एक रॉड है, उसकी जो लंबाई है उसको हम 1 मीटर मानते हैं। तो एक स्पष्ट परिभाषा है इसकी। इसी तरह से किलोग्राम की है, इसी प्लेटिनियम इरिडियम धातु का जो वजन है उसको क्या माना गया है, 1 किलोग्राम माना गया है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं मीटर, किलोग्राम, समय, इन सब की एक स्पष्ट परिभाषा होती है। आगे हम देखेंगे भी इन मात्रकों की एक स्पष्ट परिभाषा है। तो पहला गुण क्या है मात्रक और मानक का, कि मात्रक की स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए, यानी एक स्पष्ट परिभाषा होनी चाहिए। दूसरा है कि मात्रक जो है सुगमता से उपलब्ध होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध हो जाए, उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए मात्रक की उपलब्धता में, ठीक है ना, वो आसानी से सुगमता से हमें क्या हो जाना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए। तीसरा है कि मात्रक सुविधाजनक आकार का होना चाहिए, उसका आकार न तो बहुत बड़ा होना चाहिए न तो बहुत छोटा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें
मापन करने में बहुत छोटा आकार हो गया तो हम मापन ही नहीं कर पा रहे हैं, ये इतना बड़ा आकार हो गया कि हम उससे मापन ही नहीं कर पा रहे हैं। तो एक सुविधाजनक जिससे हम आसानी से किसी वस्तु किसी भौतिक राशि का मापन कर पाएँ, ऐसा होना चाहिए मात्रक। चौथा है मात्रक समय और स्थान के सापेक्ष स्थिर होना चाहिए। मात्रक जो है समय के साथ और स्थान के साथ स्थिर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि समय के साथ कुछ हो गया, सुबह कुछ हो गया, सुबह मात्रक कुछ और है, मात्रक का मान कुछ 1 मीटर कुछ और हो गया। मात्रक जैसे हम मीटर की बात कर रहे हैं, तो अगर मीटर मान लीजिए सुबह कुछ और हो गया, दिन में कुछ और है, शाम को कुछ और रात को कुछ और है, ऐसा नहीं होना चाहिए। समय के साथ उसका क्या होना चाहिए, वो स्थिर होना चाहिए। जो मान उसका सुबह है, शाम है, पहले दिन है, दूसरे दिन है, हमेशा उस मात्रक का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। समय के साथ वो स्थिर होना चाहिए। इसी तरह से स्थान के साथ भी स्थिर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम भारत में हैं तो 1 मीटर कुछ और है, ब्रिटेन में है तो 1 मीटर कुछ और है, अमेरिका चले गए तो 1 मीटर कुछ और हो गया, जापान चला गया तो 1 मीटर वहाँ कुछ और है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मात्रक है वो समय और स्थान के साथ क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। उसका मान बदलना नहीं चाहिए, अपरिवर्तित नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अब देखें आगे क्या है इसमें। पांचवा जो है, जो इसका पांचवा पॉइंट है, गुण मात्रक और मानक के जो गुण है पांचवा, कि मात्रक आसानी से अनुकरण के योग्य होना चाहिए। उसको आसानी से हम एक्सेप्ट कर सकें, हर कोई इसका प्रयोग कर सके, आसानी से अनुकरणीय होना चाहिए। अनुकरणीय का मतलब उसको फॉलो किया जा सके, उसको आसानी से अप्लाई कर सकें, हम उसको आसानी से हम एक्सेप्ट कर सकें। ठीक है ना। तो ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इतना कठिन हो गया कि हम उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, उसका प्रयोग ही नहीं कर पा रहे हैं। छठा है जो अगला है कि मात्रक वातावरणीय दशा, ताप, मौसम, दाब आदि में परिवर्तन के साथ परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो मात्रक है, मात्रक में वातावरणीय दशा के साथ परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गर्मी हो रही है तो मात्रक का मान बढ़ गया, ठंडा हो रहा है तो मात्रक का मान कम हो गया या उसका मान में परिवर्तन आ गया, बारिश हो रही है तो मात्रक कुछ और हो गया, धूप हो रही है तो मात्रक कुछ और हो गया। ठीक है। तो जो ये वातावरणीय दशाएं हैं, इनका प्रभाव मात्रक पर नहीं पड़ना चाहिए, वो अपरिवर्तनीय रहना चाहिए। चाहे धूप हो, बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, मात्रक हमेशा एक समान रहना चाहिए। तो ये छठा उसकी आवश्यकता है या गुण है। और जो मात्रक है वो सार्वभौम और सर्वमान्य होना चाहिए। सार्वभौम का मतलब सब जगह एक समान होना चाहिए, और सर्वमान्य मतलब सभी लोगों को वो मान्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भारत में हम उत्तराखंड में अलग मीटर को अलग तरीके से ले रहे हैं, तो गुजरात वाले अलग ले रहे हैं, तमिलनाडु वाले उस 1 मीटर को अलग बता रहे हैं, अमेरिका वाले अलग बता रहे हैं, ब्रिटेन वाले उसको अलग बता रहे हैं। सबकी सहमति, सबका सर्वमान्य होना चाहिए। ब्रिटेन वाले भी उस 1 मीटर को माने, उत्तराखंड वाले, गुजरात वाले, अमेरिका वाले, सभी लोग यानी सर्वमान्य होने, सभी लोगों की उस पर सहमति होनी चाहिए, सर्वमान्य होना चाहिए। तो ये कुछ मात्रक या मानक के गुण थे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट में पूछा भी जाता है। तो आप यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक और मापन, जो दूसरा चैप्टर है उसके अंतर्गत इन टॉपिक्स को जो आज हमने इस कक्षा में उठाए, इनको एक बार इनके स्टडी ध्यान से कर लेंगे। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।